सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रेकडाउन वीडियो ऑफ जेट डायनेस्टी सीजन 4। और आज के इस ब्रेकडाउन वीडियो में हम आगे के एपिसोड को कवर करने वाले हैं। और गाइस, सीजन 4 का ऑफिशियली आगाज तो हो चुका है। स्टोरी तुम्हें कैसी लग रही है, एनिमेशन कैसी है, इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना। और जितना तुम लोगों का और वर्ल्ड वाइड इस सीरीज को प्यार मिल रहा है ना, देख के लग रहा है कि यार सीजन 4 ना बाकी सारे सीजन को पछाड़ने वाली है और प्रोबेबली ये लास्ट सीजन है। तो एनिमेटर से लेकर वॉइस आर्टिस्ट और उनके डायलॉग्स भाई एकदम पीक वाले हैं। बट फिलहाल हम वीडियो को शुरू करते हैं, बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। बट इससे पहले गाइस, अब तक की कहानी में हुआ क्या है इसके बारे में मैं तुम्हें थोड़ा बता देती हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे ज़ियाओ फैन बीस्ट कोड को कैसे सप्रेस एंड सील किया जाए उसका पता लगाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसकी मुलाकात मिसेस जिन से हो जाती है, जो कि ज़ियाओ फैन को एंशिएंट डीमन सीलिंग केव के पास ले जाती है। साथ ही हम शियाओ हुआन और ताओइस्ट मास्टर और एल्डर ज़ो तीनों को देख पाते हैं जो कि ट्रैवल कर रहे थे। लेकिन इस दौरान इनके ऊपर एक डेमोनिक बीस्ट हमला कर देता है और शियाओ हुआन, जैसा कि ताओइस्ट मास्टर काफी ज्यादा पसंद करता है, अब यहाँ उसकी जान बचाने के लिए वो अपनी जान कुर्बान कर देता है। जिसके चलते अब यहाँ पे सभी को लग रहा था कि ये मर चुका है और अब प्रॉपर तरीके से इसका अंतिम संस्कार करके ये लोग जाने वाले थे। लेकिन शियाओ हुआन वो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी और वो एल्डर ज़ो को बता देती है कि चाहे जो हो जाए मैं उसे वापस ला के रहूंगी। साथ ही बाय द एंड ऑफ द वीडियो बीस्ट गॉड के पास्ट के बारे में भी एक कमाल की चीज पता चली थी कि उसे इस पूरी दुनिया के द्वेष के जरिए से बनाया गया है। और मिस लिंग लॉन्ग, जैसे कि वो सबसे ज्यादा प्यार किया करता था, पसंद करता था, उसी ने असल में इसको बनाया ताकि उसके जरिए से वो इमॉर्टैलिटी को हासिल कर पाए। बस यही से हमारे वीडियो की शुरुआत होती है, जहाँ पे सबसे पहले हमें पास्ट का वही सीन, जब बीस्ट गॉड क्लोज डोर कल्टीवेशन के बाद उस केव से बाहर आया ना, तो यहाँ पर सारे लोग उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। वो तो उसे मॉन्स्टर कहते हुए उसके ऊपर हमला कर देते हैं। अब यहाँ बेचारा इतना ज्यादा डर चुका था क्योंकि उसके लिए सब कुछ नया था। अब लोग जब उसे मारने के लिए आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो तो डिफेंड करेगा ना खुद को। तो यहाँ पे वो खुद को बचाने के लिए ना इनमें से कुछ लोगों को निपटा चुका था। अब यहाँ जैसे ही एक बंदा निपट चुका था तो जो लोग ये नजारा देख रहे थे ना, वो काफी ज्यादा पैनिक कर जाते हैं। अब भगदड़ में भी काफी सारे लोग मारे जाते हैं और कुछ को तो इसने निपटा दिया था। यहाँ पे ये सारा नजारा जब मिस लिंग लॉन्ग देखती है ना, तो वो भी काफी ज्यादा निराश हो चुकी थी। और यहाँ पे बीस्ट गॉड कहने लगता है कि मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जानबूझ के किसी को नहीं मारा, ये लोग मुझे मारने आए थे, मैं तो बस तुम्हें देखना चाहता था, तुमसे मिलना चाहता था, इसीलिए मैं बाहर आया, मैंने कुछ भी नहीं किया, प्लीज मेरा यकीन करो, मुझे ऐसे मत देखो, वादा करता हूँ मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा, प्लीज प्लीज मुझे खुद से दूर मत करो, मैं नहीं करूंगा। यहाँ पे उसकी सारी बातें सुनकर मिस लिंग लॉन्ग कहने लगती कि ये मेरी गलती है और अगर तुम जिंदा रहे तो इस वर्ल्ड के ऊपर ऐसे ऐसे डिजास्टर आएंगे जिसका कि शायद हम सोच भी नहीं सकते। ये सुनते साथ ही यहाँ पे बीस्ट गॉड कहने लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, प्लीज मेरा यकीन करो, मैं दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, प्लीज। जिस पे मिस लिंग लॉन्ग कहने लगती है कि हाँ मुझे तुम पे यकीन है, लेकिन जब मैं मारी जाऊंगी तो मेरे मरने के बाद क्या करोगे तुम? जब मेरी हड्डियां बिल्कुल राख बन जाएगी तब तुम क्या करोगे? हाँ, अब यहाँ पे ये सुनकर ना सोचना एक बात गौर से, वो पता है क्या कहता है कि तुम मर जाओ। लिटरली उसे ऐसी सिचुएशन में भी उससे दूर होने का डर है कि वो भी कभी मर सकती है, ना कि इस बात की कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। तभी मिस लिंग लॉन्ग रोते हुए कहने लगती है कि अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो बता दो। जिस पे बीस्ट गॉड चिल्लाते हुए कहने लगता है कि ठीक है, तो फिर मुझे एक इंसान बना दो, मुझे एक इंसान बना दो ताकि मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रह सकूं। जिस पे वो रोते हुए कहने लगती है कि ठीक है, पर मुझे माफ करना कि ये आखिरी चीज है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ। ये कहते हुए वो डैगर निकालती है और यहाँ अपने ऊपर हमला करते हुए वो अपने आप को ही मार देती है। लेकिन इसके अंतिम लम्हों में ना उसके फेस पर स्माइल था, आंखों में आंसू थे। इसी के चलते जब वो दोबारा वापस आता है तो सबसे पहले उसकी मूर्ति के पास जाता है, उसे गले से लगाते हुए कहने लगता है कि अब जाके मुझे पता चला कि तुम्हारे उन अल्फाजों का मतलब क्या था। इसी के साथ प्रेजेंट टाइम में वो इन सारी बातों का जिक्र करते हुए अपने हाथ पे एक छोटा सा कट लगाता है, उसका ब्लड ड्रॉप जमीन पे गिरता है, जिसे देखकर शियाओ भी कहने लगती है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है। यहाँ पे गाइस उसकी बॉडी से खून निकल रहा था, मतलब कि वो एक ह्यूमन बन चुका है। और तभी वो कहने लगती है कि अब मैं समझी कि किंग युन के साथ जो बैटल हुआ उसमें तुम्हें इतनी ज्यादा इंजरी कैसे आ गई। जिसके बाद वो हंसती और हंसते हुए कहने लगती है कि जरा किस्मत का खेल देखो, जिन ह्यूमन से तुम इतनी ज्यादा नफरत करते हुए आ रहे हो, लेकिन आज इस मुकाम में पहुंचने के बाद भी तुम खुद एक ह्यूमन बन चुके हो। हाँ, कितनी फनी बात है। अब यहाँ पे उसकी बात सुनकर बीस्ट गॉड कहता है कि नहीं, मैंने कभी भी इंसानों से नफरत की ही नहीं, मुझे तो बस मेरे पुराने वर्जन से नफरत है जो कि उसके साथ होके भी कभी उसका नहीं हो पाया, ना ही उसके साथ कभी वो रह पाया। और अब मेरी ये इमॉर्टल बॉडी इंसान होने के बावजूद भी मुझे उससे दूर किए हुए है, मुझे उससे इतना अलग किए हुए है। ये बात सुनते साथ ही शियाओ भी उसके पास आती है और कहने लगती है कि अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम मरना तो चाहते हो लेकिन तुम मर नहीं सकते। और क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि इस दुनिया में न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जो कि जीना चाहते हैं लेकिन चाह के भी वो जी नहीं पाते। अब तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें वापस से शियाओ हुआन, एल्डर ज़ो और ताओइस्ट मास्टर को दिखाया जाता है, जहाँ पे हुआन ताओइस्ट मास्टर की बॉडी के पास बैठी थी। यहाँ पे एल्डर ज़ो से समझाते हैं कि तुम्हें समझना होगा, इस दुनिया के भी कुछ रूल होते हैं, कुछ उसूल होते हैं जिनके परे हम नहीं जा सकते। जो लोग मारे जा चुके हैं उन्हें इस दुनिया को छोड़कर इससे आगे जो दुनिया है वहाँ पे जाना होगा, उन्हें हम कभी वापस नहीं ला सकते। बेहतर होगा कि तुम थोड़ा दिल हल्का कर लो। जिसके बाद एक प्रॉपर वे में हम उसे दफना
देंगे, उसका फ्यूनरल करेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। अब यहाँ उसकी बात सुनकर हुआन और ज्यादा रोती है और कहने लगती है कि ग्रैंडपा, मैं अच्छे से जानती हूँ कि आपको इस दुनिया के हर टाइप के आर्ट्स के बारे में पता है, क्यों है ना? क्या आप ऐसे किसी मेथड का यूज नहीं कर सकते? ऐसा कोई रास्ता नहीं निकाल सकते कि जिसके जरिए से इसे वापस लाया जा सके? यहाँ पे उसका ग्रैंडफादर यानी कि एल्डर ज़ो वो थोड़ा निराश था और कहने लगता है कि मेरे चाहने से कुछ नहीं होने वाला, और ना ही मैं अंडरवर्ल्ड का किंग हूँ और ना ही मैं कोई गॉड हूँ, तो आखिर मैं ये चीज कैसे कर सकता हूँ? खुद सोचो, आखिर मैं कैसे रिजरेक्शन स्पेल को कास्ट कर सकता हूँ? तुम्हें समझना होगा कि सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये दुनिया एक बाउंड्री है जिसके परे हम नहीं जा सकते, और जाना है तो इसके लिए मरना होगा। अगर इस दुनिया में ये सब कुछ हासिल हो जाए तो आफ्टर लाइफ जैसे फिर कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। तुम्हें समझना होगा, हम नहीं कर सकते जी। यहाँ पे ये सुनकर हुआन और ज्यादा रोती और कहने लगती है कि पर आप भी जानते हो मिस्टर ताओइस्ट मास्टर, वो हमें बचाते हुए मारे गए, ये नहीं होना चाहिए उनके साथ। यहाँ पे ये सुनकर तो थोड़ा सा उनका दिल भी टूट सा जाता है और वो कहने लगते हैं कि हाँ, मुझे लगा नहीं था उसका दिल इतना ज्यादा काइंड होगा, मैंने उसे पहले गलत समझा। जिस हिसाब से उसको हम देखते आ रहे हैं, जिस हिसाब से पहली बार उससे मुलाकात हुई, मुझे लगा नहीं था कि डीमन रेस से बिलोंग करने वाला एक ऐसा इंसान, उसका दिल भी इतना ज्यादा सिंसियर हो सकता है कि वो किसी की केयर करे जिनसे वो पहले कभी मिला भी नहीं, जिसके साथ उसका कोई खूनी संबंध नहीं, लेकिन फिर भी वो उनके लिए इस हद तक जा सकता है। सच में मैंने उसे बहुत गलत समझा। अब यहाँ पे अपने किए पे अफसोस जताते हुए ना वो उसके लिए एक गड्ढे को खोदना शुरू कर देते हैं और कहने लगते हैं कि फिलहाल के लिए हमें अफसोस करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर वो हमारे बीच आज होता तो वो भी नहीं चाहता कि हम ऐसे दुखी रहे। लेकिन शाओयान वो इतनी आसानी से हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो उसके दोनों हाथों को पकड़ के उसके फोरहेड पे रखती है, जिसके बाद उसके दोनों पैर को सीधा करती है, और तभी जब एल्डर ज़ो ये नजारा देखते हैं ना तो उन्हें काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो कहने लगते हैं कि आखिर ये तुम क्या कर रही हो, जिस पे वो यहाँ पर अपने हाथ के ऊपर एक कट लगा देती है। और यहाँ पे तभी एल्डर ज़ो भड़क जाता है और कहने लगते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, यार पागल हो गई हो क्या? अब यहाँ पे शाओयान अपने ब्लड के जरिए से ना उसके आसपास एक सर्कल को बनाने लगती है और कहने लगती है कि मैंने कहा कि मैं उसे बचाऊंगी और मैं बचा के ही रहूंगी। ताओइस्ट मास्टर हमें बचाते हुए मारे गए, मैं ऐसे उन्हें जाने नहीं दे सकती। अब यहाँ पे धीरे धीरे करके हम देख पाते कि इसके आसपास एक फॉर्मेशन कास्ट हो चुका था। अब एल्डर ज़ो कहने लगते कि क्या तुम पागल हो चुकी हो, तुम इस स्पेल को नहीं कास्ट कर सकती, आखिर तुम कर क्या रही हो? यहाँ पे तभी हम देख पाते हैं कि एक मिस्टीरियस पर्सन झाड़ियों के पीछे से सारा नजारा देख रहा था। एल्डर ज़ो बार बार हुआन को समझाते हैं कि तुम इस स्पेल को कास्ट नहीं कर सकती, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, जिस पे वो कहने लगते हैं कि ये इकलौता रास्ता है जिसके बारे में मुझे पता है और जिसके जरिए से मैं उसे वापस ला सकती हूँ। तभी यहाँ पे एल्डर ज़ो सब कुछ छोड़ छाड़ के उसे पकड़ लेते हैं और कहने लगते हैं कि नॉनसेंस, क्या तुम्हें याद नहीं कि लास्ट टाइम क्या हुआ था जब जिन फिंगर की स्प्रिट को बुलाने के लिए इसे यूज किया गया था? हमारी जिंदगी का 1 साल पूरा इसमें चला गया था। आखिर तुम क्या कर रही हो? तुम इतनी आसानी से अपनी लाइफ स्पैन को गवा नहीं सकती। पहले वाली की बात अलग थी, लेकिन अब तो तुम एक मरे हुए इंसान के ऊपर इसे कास्ट कर रही हो, हाँ, जो कि ऑलरेडी इस दुनिया से जा चुका है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी अकेली की लाइफ स्पैन के साथ इस स्पेल को कास्ट करोगी तो तुम्हें कुछ नहीं होगा? तुम्हें इसके लिए अपनी 20 साल की लाइफ स्पैन को ऐसा कीमत के तौर पे चुकानी पड़ेगी। तुम होश में तो हो। अब धीरे धीरे ये स्पेल कास्ट होने लगता है। एल्डर ज़ो तभी उसे समझाते हैं कि शाओयान, मेरी बात सुनो, मेरे बच्चे, तुम ऐसा मत करो प्लीज। तुम्हें समझना होगा कि जो किस्मत है उसे हेवन के द्वारा लिखा जाता है और उसे कोई नहीं बदल सकता। मेरी बात मानो, हम लोग इसे अच्छे से एक प्रॉपर फ्यूनरल देते हैं और इसके बाद यहाँ से हम चले जाएंगे और यही सबसे बेस्ट है, प्लीज। लेकिन हुआन वो तो जानती है कि ताओइस्ट मास्टर ने अपना डिसीजन खुद से लिया था, तो वो यहाँ पे ग्रैंडपा को खुद से दूर करती है और कहने लगती है कि आप भूल रहे हो, ताओइस्ट मास्टर ने जो कुछ किया ये उसका अपना डिसीजन था। उसके पास ऑप्शन थे, वो चाहे तो यहाँ से भाग सकता था। उसने सब कुछ छोड़ के हमें बचाने के लिए यहाँ पे वो बीच बैटल में आ गया, जबकि वो तो यहाँ पे था भी नहीं, और हमें बचाने के चक्कर में ही आज उसका ये हाल हुआ है। तो आखिर ये किस्मत का खेल कैसे हो सकता है? ये उसकी अपनी चॉइस थी। और सिर्फ यही नहीं, आज तक अगर हम जिंदा है तो वो भी सिर्फ उसी की वजह से। वो चाहता तो कहीं और चला जाता, उसे कहीं पे भी पनाह मिल जाती, लेकिन वो फिर भी हमारे साथ रहा। उसके बिना तो हम कब का मारे जाते। और जरा हमें देखो, उसके जाने के बाद हम अपनी लाइफ स्पैन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो एल्डर ज़ो थे वो भी मान चुके थे कि ताओइस्ट मास्टर ने आज तक जो कुछ भी किया है ना, उसे ये लोग डिनाई नहीं कर सकते। तभी यहाँ पे अब शाओयान अपने स्पेल को पूरी तरीके से कास्ट करने के लिए रेडी हो जाती है, क्योंकि बैरियर बन चुका था और धीरे धीरे करके जो लाइफ नर्चरिंग ट्री है वो भी एक्टिवेट हो चुका था, जिसने की चारों ओर से ताओइस्ट मास्टर की बॉडी को कवर कर लिया था। और अब यहाँ जिसके बाद हुआन यहाँ पे हैंड साइंस बनाती है और एक के बाद एक लेयर बाय लेयर उस स्पेल को कास्ट करते हुए फाइनली यहाँ पे जैसे ही वो उसे रिलीज करती है ना, तो अचानक से सब कुछ जैसे ठहर सा जाता है। उसकी अपनी सोल उसकी बॉडी को छोड़कर बिल्कुल अंडरवर्ल्ड रिवर में पहुंच जाती है, जहाँ पे आते साथ ही वो यहाँ पे सबसे पहले ताओइस्ट मास्टर की सोल का पता लगाने की कोशिश करती है। और बाहर से वो बस यही कह रही थी कि प्लीज ये आखिरी मौका है, मैं तुम्हें खो नहीं सकती। अब तभी यहाँ पे अंडरवर्ल्ड रिवर के अंदर यहाँ पे ताओइस्ट मास्टर की सोल की जो ऑरा है ना, वो उसे गाइड कर रही थी। अब फाइनली चलते चलते वो देख पा रही थी कि काफी सारे जो यहाँ पे सोल्स थे ना, जो कि अब पूरी तरीके से स्टाइक्स रिवर के अंदर जाने लगते हैं, यानी कि रिवर ऑफ डेथ के अंदर ये लोग समाने लगते हैं और यहाँ से लौट के ये कभी नहीं आ सकते। और इस दौरान ताओइस्ट मास्टर की सोल भी ऑलमोस्ट उस पानी के अंदर चली ही जा चुकी थी। लेकिन तभी यहाँ पे जो हुआन थी वो चाहते साथ ही उसका हाथ पकड़ लेती है, उसकी सोल उसे पुल कर रही थी। और लेकिन अब यहाँ जो बाकी सारे सोल थे ना, उसे भी एक कनेक्शन फील होता है, क्योंकि
इन सबको भी पता चल चुका है कि कोई है जो कि उन्हें यहाँ से बाहर ले जा सकता है। तो सारे के सारे बस के ऊपर टूट पड़ते हैं और कहने लगते हैं कि प्लीज हमें भी यहाँ से ले चलो, हमारी मदद करो। अब यहाँ पे बाहर का नजारा बदल चुका था, जो लोग यहाँ पे मारे जा चुके थे अचानक से चारों ओर से जितने भी यहाँ पे एविल स्पिरिट थी उन्होंने यहाँ पे इस बैरियर को चारों ओर से घेर लिया था। यहाँ पे जो एल्डर ज़ोउ थे वो यहाँ पे अपने फ्लैग का यूज करते हुए इन्हें भगाने की कोशिश करते हैं और यहाँ स्टाइक्स रिवर के अंदर यहाँ पे तो अलग ही हलचल मच चुकी थी। अब तभी यहाँ पे एक बहुत ऊंची लहर उठती है जो कि चिल्लाते हुए कहने लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अब तभी यहाँ पे हम देख पाते हैं कि ताओइस्ट मास्टर जैसे ही देखते हैं कि हुआन खून की उल्टियां कर रही है तो उसकी बॉडी को वो स्पेल से पूरी तरीके से अलग करने के लिए वो जैसे ही जाते हैं ना तो यहाँ पे वही मिस्टीरियस पर्सन यानी कि शाओजेन वो आ जाते हैं और आते साथ ही कहने लगते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि ये लड़की जिंदा रहे ना तो बेहतर यही होगा कि दूर रहो। अब यहाँ पे जो हुआन थी वो तो भाई अंडरवर्ल्ड रिवर के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी क्योंकि वो जैसे तैसे करके बस बाहर निकलना चाहती थी ताओइस्ट मास्टर की सोल के साथ, लेकिन यहाँ उसका हाथ छूट जाता है और वो पानी की और गहराई में जाने लगता है। लेकिन ये देखकर हुआन वापस से कोशिश करती है पर उतना ही ज्यादा जो असर है उसकी बॉडी के ऊपर बाहर पड़ रहा था और वो खून की उल्टियां कर रही थी लेकिन फिर भी हार नहीं मानती। लेकिन वो ऑलरेडी अपने लिमिट से ज्यादा कर रही थी जिसके चलते वो जैसे तैसे उसका हाथ तो पकड़ लेती है लेकिन अब उसकी सोल भी जैसे यहाँ इस वर्ल्ड का हिस्सा बनने लगी थी और अनकॉन्शियस होते हुए धीरे धीरे करके वो डीप स्लीप में जाने लगता है। अब यहाँ पे माहौल को बिगड़ता हुआ देखकर इमीडिएटली जो मास्टर शाओजेन है ना उनसे रहा नहीं चाहता और वो इमीडिएटली अपने उन्हीं सारे स्वॉर्ड्स को निकालते साथ ही नर्चर ट्री के आसपास उन्हें लगाते थे ताकि यहाँ पे हुआन की वो मदद कर पाए, जिसके चलते आसपास की इविल स्पिरिट्स तो खत्म हो जाती है लेकिन अंडरवर्ल्ड रिवर के अंदर हुआन की सोल जो कि ताओइस्ट मास्टर की सोल के साथ फंसी हुई थी अचानक से उसे भी थोड़ी एनर्जी मिलती है, वो होश में आती है और वो यहाँ ताओइस्ट मास्टर की सोल को पकड़ते साथ ही अकेले ऊपर की ओर आने लगती है। लेकिन तब तक यहाँ पे शाओजेन वो जानते कि वक्त बहुत कम है तो वो इमीडिएटली अपने हाथ को अंदर डालते हुए उसका हाथ पकड़ के उसे बाहर खींच लेते हैं। अब यहाँ उनकी सोल भी उनकी बॉडी में आ जाती है, हुआन की सोल को वो उसकी बॉडी में थ्रो करते हैं और ताओइस्ट मास्टर की सोल को उसकी बॉडी में। अब धीरे धीरे करके हुआन का होश आने लगता है तो एल्डर ज़ोउ इमीडिएटली उसके पास जाकर कहते हैं कि मेरी बच्ची क्या तुम ठीक हो। अब उसे होश आते साथ ही ना वो सबसे पहले ताओइस्ट मास्टर का पूछती है लेकिन वो तो अभी भी जैसा का तैसा पड़ा हुआ था और तभी वो कहने लगती है कि आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जिस पे एल्डर ज़ोउ बताने लगते हैं कि अगर ये इंटरफेयर ना करते तो शायद तुम बच ना पाती, ये यहाँ पे तुम दोनों को बचाने के लिए आए थे। अब तभी यहाँ पे शाओजेन को देखते साथ ही वो उसे रिस्पेक्ट देते हुए अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करती है। लेकिन यहाँ पे जो मास्टर शाओजेन थे ना वो यही सवाल करते हैं कि मुझे एक बात का बस जवाब दो कि आखिर तुमने इस आर्ट को कहाँ सीखा, जिस पे वो थोड़ा संकोच करती है फिर बताने लगती है कि जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं एक सूखे कुएं के अंदर गिर गई थी और वहीं दीवार के अंदर मुझे ये आर्ट मिला था जहाँ से मैंने ये सीखा। शब्द बहुत ज्यादा धुंधले थे लेकिन कुएं की दीवार पर मैं इसे साफ पढ़ सकती थी, पर जितना भी मैंने देखा मुझे अच्छे से याद है और आज तक मैंने बस इसे 2 बार ही यूज किया है। पर सीनियर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर आपने मुझसे ये क्यों पूछा, क्या आप इस आर्ट में इंटरेस्टेड हैं। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि शाओजेन का एक्सप्रेशन पूरी तरीके से बदल चुका था और वो अपनी मुट्ठी को टाइट करते हुए कहने लगते हैं कि पर कैसे बचपन की एक छोटी सी अधूरी सी धुंधली मेमोरी के साथ आखिर तुम इतने एडवांस घोस्ट आर्ट को कैसे परफॉर्म कर सकती हो, इसके लिए तो सालों की प्रैक्टिस चाहिए। यहाँ पे वो मन में इसकी बहुत तारीफ करता है कि ऐसा टैलेंट तो आज तक मैंने नहीं देखा, ये बहुत ज्यादा रेयर है। अब तभी हुआन के बारे में सोचते हुए ना वो उससे इसका नाम पूछते हैं और अपने पास बुलाने लगते हैं। हुआन आगे बढ़ती है बताने लगती है कि मेरा नाम शियाओ हुआन है, जिस पे वो अपना सिर हिलाते और कहने लगते हैं कि तुम्हारे टैलेंट को देखते हुए मैं तुम्हें इनवाइट करना चाहता हूँ, तो बताओ क्या तुम घोस्ट आर्ट को कल्टीवेट करना चाहोगी। इस सुनते साथ ही यहाँ पे हुआन थोड़ी सी झिझकने लगती है और पीछे की ओर हटने लगती है। तभी यहाँ पे जो शाओजेन है वो कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे टैलेंट को देखा है, तुम्हारे पास कमाल का पोटेंशियल है, ऐसा टैलेंट जो कि बहुत रेयरली देखने को मिलता है और मुझे यकीन है कि अगर तुमने एक सेंचुरी बिता दी ना इस घोस्ट पैक को कल्टीवेट करने में तो तुम बाकी जितने लोग हैं इस रास्ते में उन्हें शायद सरपास कर दो। इसीलिए मैं तुम्हारा मास्टर बनना चाहता हूँ, तुम्हें अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। हालांकि घोस्ट पैक कल्टीवेशन को पूरी दुनिया ज्यादा महत्व नहीं देती क्योंकि उनके हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस और काफी ज्यादा अजीब है। और जरा खुद को देखो, तुम्हें लोगों की बातों में आने की जरूरत नहीं है, अभी अभी तुमने बस यूज किया इस चीज को अपने दोस्त की जान बचाने के लिए। ये कहते साथ ही वो अपने पास से एक बुक को बाहर निकालते हैं और उसकी तरफ थ्रो करते हुए कहने लगते हैं इस किताब को देखो, इसके अंदर मेरी आधी लाइफ टाइम में जितना कुछ भी मैंने सीखा है ना इस घोस्ट पैक को कल्टीवेट करते दौरान वो सारे रिकॉर्ड्स वो सारी चीजें मैंने इसमें मेंशन की है। मुझे पूरा यकीन है कि शायद इस पूरी दुनिया में मेरे अलावा कोई दूसरा इंसान होगा जो कि इन चीजों को इतना डिटेल में लिख सकता है। अब ये कहते साथ ही वो जाने लगता है और कहने लगता है कि तुम चाहे इसे सीखो या ना सीखो ये सब कुछ तुम पे है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता। ये कहते साथ ही वो यहाँ से जाने लगते हैं और तभी हुआन के दिमाग में एक सवाल आता है और वो उन्हें रोकती है और कहने लगती है कि प्लीज एल्डर मेरी बात सुनिए। ये सुनकर वो रुक जाता है और हुआन से सवाल करता है कि अब तुम्हें क्या चाहिए, जिस पे वो बताने लगती है कि आपने मेरी जान बचाई और मेरे दोस्त की भी जान बचाई और यहाँ तक कि मुझे सीखने के लिए भी कितना कुछ प्रोवाइड किया, तो एटलीस्ट मैं एक बार तो आपको मास्टर कह के बुला सकती हूँ ना। ये सुनकर यहाँ पे एल्डर ज़ाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है लेकिन बेचारे अपने गुस्से पे कंट्रोल कर रहे थे। तभी यहाँ पे जो शाओजेन है वो कहने लगता है कि क्या तुम मुझे मास्टर कह रही हो। अब ये सुनकर वो थोड़ी सी ना झिझकने लगती है और कहती है कि अगर आपको पसंद नहीं आया तो मैं आपको नहीं बुलाऊंगी। पर तभी यहाँ पे शाओजेन मुड़ता है और उसे अपने पास से एक छोटा सा आर्टिफैक्ट देता
है और कहने लगता है कि अब जबकि तुमने मुझे मास्टर कहा है तो इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। यहाँ पे एल्डर जाओ भी इस चीज को बड़े गौर से देख रहे थे। तभी यहाँ पे मास्टर शाओजन बताने लगते हैं कि असल में इसे ब्लड जेड बोन फ्रेगमेंट कहा जाता है और इसे घोस्ट पैथ का एक सुप्रीम ट्रेजर माना जाता है। उम्मीद करता हूँ कि तुम इसका खास ख्याल रखोगी। अगर इसके जरिए से तुम किसी घोस्ट आर्ट को परफॉर्म करोगी ना तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल तक उसे ट्रिगर कर देगा। हुआन भी इसे बड़े गौर से देख रही थी। तभी यहाँ पे जो शाओजन है वो बताने लगता है कि अगर मैं आज की रात की तुलना करूँ ना तो इसे मिलाकर हम 2 बार मिल रहे हैं और ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अगर आगे चलकर तुम्हारी कल्टीवेशन और ज्यादा बढ़ती है, जब वो दिन आएगा ना तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो किसी को बचाने के लिए। ये सुन के हुआन पूछने लगते हैं कि किसे बचाना है, वो कौन है, जिस पे वो चाहते हुए कहने लगते हैं कि जब सही वक्त आएगा ना तब तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा, पर फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ। उसके जाते साथ ही हुआन उस नेकलेस को बड़े गौर से देख रही थी। तभी यहाँ पे एल्डर जाओ उसके हाथ से ये ले लेते हैं तो वो पूछने लगती है कि ग्रैंडपा आखिर ये क्या है। यहाँ पे एल्डर जाओ जैसे इसे देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि इसे असल में किसी के स्कल फ्रेगमेंट के द्वारा रिफाइन किया गया है और वो कहने लगता है कि हाँ तुम्हें बड़ा शौक था ना मास्टर चूज करने का, जाओ और चूज करो। ये जो देख रही हो ना ये एक इविल थिंग है जैसे कि असल में किसी के स्कल फ्रेगमेंट के द्वारा रिफाइन किया गया है, कोई ऐसा जो कि मोस्टली यिन इन्फेक्टेड पर्सन है। किसे पता है इसके अंदर न जाने कितने लिविंग सोल्स को डाला गया होगा तब जाके ये आज इस फॉर्म में है। जिस पे वो कहने लगती है कि ग्रैंडपा आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, ये तो मुझे किसी सूरत में हड्डी से बना हुआ लगता भी नहीं। जिस पे वो कहने लगता है कि अच्छा, और जिस इंसान को तुमने अभी मास्टर बताया जो कि दिखने में किसी इंसान जैसा है भी नहीं, ऐसा लगता है कि कोई घोस्ट मैन खड़ा हो, तो मैं उस पे मुझसे ज्यादा यकीन है। जिस पे वो कहने लगती है कि ठीक है मैं आपकी बात समझ गई, मैं इसे सिर्फ तभी यूज करूंगी जब बहुत ज्यादा जरूरत हो और सिर्फ अच्छे कामों में ही इस्तेमाल करूंगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं कोई बुरा काम नहीं करूंगी। अब तभी यहाँ पे इस दौरान जो ताओइस्ट मास्टर है ना उसे धीरे धीरे होश आने लगता है। अब तभी ग्रैंडफादर कहने लगते हैं कि हाँ जैसे कि मैं तुम्हारी बात पे यकीन करने वाला हूँ। अब तभी सीन शिफ्ट होता है और हम बैम्बू पीक मास्टर यानी कि तियान बुई को देख पाते हैं जो कि यहाँ पे सीनियर दाओ शॉन से मिलने के लिए आए थे। साथ ही शू यू, तियान जी और जेंग शू चेंग सभी लोग आए थे। अब बैम्बू पीक मास्टर बताने लगते हैं कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और बाकी सारे जितने भी सेक्ट के पीक डिसाइपल्स हैं वो लोग भी यहाँ पे आए हैं आपसे मिलने के लिए। अब यहाँ पे वो रिस्पेक्ट देते हैं लेकिन अंदर से थोड़ी देर के लिए कोई जवाब नहीं आता। बट सडनली जो यहाँ पे सीनियर दो जवान है वो कहने लगते हैं कि बताओ आखिर तुम्हें यहाँ पर कैसे आना हुआ। जिस पे वो कहने लगते हैं कि हमने सुना है कि आपकी तबीयत कुछ ठीक हुई और बस इसीलिए हम तो बस आपसे मिलकर आपका हाल चाल पूछने के लिए आए थे। अब यहाँ पे ये सुनकर ना अंदर से आवाज आती है कि अच्छा, मेरा हाल चाल पूछने के लिए मुझे देखने के लिए पीक हेड्स को लाना जरूरी था। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम यहाँ पर मेरी हालत पे हंसना चाहते हो ताकि मेरी जो सेक्ट की पोजीशन है सेक्ट मास्टर की उसे तुम हथिया पाओ, क्योंकि तुम्हारी शुरू से उस पर नजर रही है। ये बात सुनकर ना सबको हैरानी होती है। तभी उनमें से एक आगे आता है और कहने लगता है कि आखिर आप ये क्या बोल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सीनियर दाओ शॉन, आप ऐसा नहीं कह सकते। आप कैसे सोच सकते हो कि हम ऐसी कोई मंशा रख सकते हैं, वो भी आपके लिए। हाँ, हमें तो बस आपकी बहुत ज्यादा फिक्र है, आपकी सेहत की चिंता है, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। यहाँ पे जेंग शू चेंग की बात से सभी लोग एग्री तो करते हैं लेकिन मन में उनके भी सवाल था कि आखिर सीनियर दाओ शॉन को हो क्या गया है, वो ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं। तभी यहाँ उसकी सारी बात सुनकर अंदर से सीनियर दाओ शॉन कहने लगते हैं कि जेंग शू चेंग, तुम्हें पता भी है कि तुम हो कौन, तुम बाकी के 6 पीक हेड्स में से एक हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिमाग कितना ज्यादा तेज चलता है, तुम तो हमेशा से ही प्लानिंग करने में माहिर रहे हो, तो क्या पता ये सब कुछ तुम्हारा ही किया धरा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुमने बहुत पहले ही कांग सॉन्ग की जो स्कीम है, जो प्लानिंग है, उसको पहले ही सस्पेक्ट कर लिया हो। पर तुम्हारा और उसका मकसद दोनों का एक है, इसीलिए तो तुमने जानबूझ के सारी चीजों को मुझसे छुपाया ताकि तुम्हारा मकसद कामयाब हो जाए, क्यों है ना। यहाँ पे तभी हम देख पाते कि ये बात सुनते साथ ही शियू समेत जो बैम्बू पीक मास्टर है वो दोनों उसकी तरफ देखने लगते हैं और शियू कहने लगती है कि क्या ये बात सच है, क्या वो सच कह रहे हैं। या मैं मास्टर जेंग कहने लगते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है और ये क्या मनगढ़ंत कहानियां लगा के रखा है। मैं खुद हैरान हूँ कि आखिर वो ये सारी बातें ऐसे किसी के भी सामने कैसे कह सकते हैं। अब तभी यहाँ पे शियू को ऐसे एक्ट करता हुआ देखकर अंदर से सेक्ट मास्टर कहने लगते हैं कि क्या बात है शियू, ड्रामा करने में तुम्हें कोई भी पछाड़ नहीं सकता, इतनी ज्यादा राइचियस एक्ट करती हो कि जैसे कि तुम भाई सच्चाई की कोई मूर्ति हो जिसकी सब पूजा करें। हाँ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अब यहाँ पे ये सुनकर भाई शियू भी हैरान थी, आखिर ये बोल क्या रहे हैं, अपना ये ढोंग ना यहाँ पे बंद करो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। क्या तुम भूल गई वो दिन जब वो वान जियानी जब उस एंसेस्ट्रल श्राइन के अंदर ट्रैप हो गया था और बेचारा एट द एंड इविल हेरेटिक्स के हाथों मारा गया था, तब तुमने क्या किया था। हाँ, क्या किया, जरा बताओ, ये वो सब कुछ किसकी गलती थी। यहाँ पे शियू की बोलती बंद हो जाती है और वो कहने लगता है कि हाँ, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ था, तुम्हारी वजह से वो मारा गया। यहाँ पे ये खरी खोटी बातें सुनकर ना सबके कान एकदम खड़े हो जाते हैं और सभी लोग मास्टर शियू की तरफ बड़े गौर से देख रहे थे कि आखिर इनके बारे में वो ऐसा बोल कैसे सकते हैं। यहाँ पे ये सारी बातें कहने के बाद ना जो सेक्ट मास्टर है वो जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिसके चलते यहाँ पे जो शियू थी ना उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, वो अपना संतुलन खोने लगती है और यहाँ पे सभी को अफसोस होता है कि उनका सेक्ट मास्टर किस हिसाब से बातें कर रहा है। यहाँ पे तभी शियू आगे आती है और कहने लगती है कि आपके कहने का मतलब ये है कि जो सीनियर वन है वो तो मारे नहीं गए थे, है ना। अब तभी यहाँ पे जो मास्टर जेंग है वो भी आगे आते हैं और कहने लगते हैं कि सीनियर दाओ शॉन, प्लीज अपने आप को एक्सप्लेन कीजिए, प्लीज जवाब दीजिए और जितनी भी गलतफहमियां हैं उन्हें दूर कीजिए। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि बैम्बू पीक मास्टर वो थोड़े से परेशान नजर आते हैं। अब तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें
हमें फेंगशन वैली के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जियो समेत बाकी सारे जो सीनियर डिसाइपल्स थे वो लोग यहाँ पे आ चुके थे और जो सेक्ट मास्टर है यानी कि युनलैन, उनसे ये लोग बातचीत कर रहे थे। इस दौरान युनलैन बताने लगता है कि माफ करना, तब से बोले जा रहे हो और मेरे प्यारे जूनियर डिसाइपल्स का मैंने अच्छे से स्वागत तक नहीं किया। हाँ, और उससे भी जरूरी बात मैं तो ये पूछना ही भूल गया कि एक बात बताओ, तुम लोगों ने इतनी लंबी सफर की, यहाँ तक आए हो तो जरूर कोई ना कोई रीजन तो होगा, तो बताओ आखिर तुम्हारे यहाँ पे आने का मतलब क्या है। अब तभी ज़ेंग बताने लगता है कि अंकल मास्टर यून, असल में हम यहाँ पर बीस्ट डीमन गॉड के बारे में पता लगाने के लिए आए हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि उस दिन वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था, लेकिन वो मारा नहीं गया था और हमें डर है कि शायद वो वापस आ सकता है। इसीलिए हमारे जो मास्टर्स हैं उन लोगों ने हमें भेजा है ताकि उसका अता पता हम निकाल पाए कि आखिर वो कैसी कंडीशन में है। तो अंकल मास्टर, क्या उससे रिलेटेड आपके पास कोई इंटेल है? अगर है तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अब यहाँ पे हम देख पाते हैं कि युनलैन काफी अच्छी नाटक करता है यहाँ पे और कहने लगता है कि हाँ, बात तो तुम्हारी सही है और काफी सही काम कर रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मुझे उसके बारे में कुछ चीजें तो पता चली है। ये सुनकर वो तीनों के कान खड़े हो जाते हैं। अब तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें ज़ियाओ फैन और जिन को दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लोग उसी केव की ओर बढ़ रहे थे। अब रात का वक्त हो चुका था, तो यहाँ पे ज़ियाओ फैन से जिन कहने लगती है कि एक बात बताओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम उसे ढूंढ पाओगे, और क्या सच में तुम्हें ये लगता है कि तुम उसे मार सकते हो? हालांकि मैं तुम्हें एक बात बता दूं, वो बहुत ज्यादा जख्मी भी है, पर फिर भी हम दोनों के लिए उसे मार पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम दोनों इनफ होंगे उसे हैंडल करने के लिए। ये सुनकर ज़ियाओ फैन रुक जाता है। तभी उसे रुकता हुआ देखकर और उसके एक्सप्रेशन को देख कर ना वो समझ जाती है और कहने लगती है कि तो मतलब मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था, तुम्हें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है खुद पे। एक बात बताओ, जब तुम्हें पता ही है कि तुम ये काम कर नहीं सकते, अंजाम नहीं दे सकते, तो यहाँ पर आने का फायदा क्या? क्योंकि ये बात तो तुम भी अच्छे से जानते हो कि अगर यहाँ पे तुम्हें कुछ हो गया, तुम मारे जाते हो, तो काफी सारे लोग तुमसे निराश होंगे। जिस पे ज़ियाओ फैन कहने लगता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ, जो भी सोच रहा हूँ, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं, तो बेहतर यही होगा कि मेरे मामले से दूर रहो। ये कहते हुए वो आगे चला जाता है और यहाँ उसका मंकी उसे चिढ़ाने लगता है। अब यहाँ पे ये देखकर ना जिन को बहुत गुस्सा आता है, पर इससे पहले कि वो उसके ऊपर हमला करने जाती है, यहाँ पर एक उड़ता हुआ इविल क्रिएचर आता है जो कि इनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन दोनों उससे डॉज कर जाते हैं। और तभी जिन अपने आर्टिफैक्ट का यूज करती है, रिवर्स ब्लेड के जरिए से उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन ये बंदा फिर से वापस आ जाता है और इनके ऊपर हमला करता है, लेकिन हर बार इसका टारगेट बस जिन ही होती है। और ये देखकर उसे गुस्सा आता है। वो कहते भी है कि यार हर बार मुझे ही टारगेट क्यों किया जा रहा है, लेकिन तभी ज़ियाओ फैन अपने गोल्डन बेल के जरिए से ना उसे यहाँ पे ट्रैप कर लेता है, जिसके चलते अब वो बंदा छटपटाना शुरू कर देता है। लेकिन ज़ियाओ फैन उसे देखते साथ ही ना समझ जाता है कि इसके ऊपर क्या हुआ है, और तभी वो अपनी पावर्स का यूज करता है, जिसके जरिए से धीरे धीरे करके वो नॉर्मल हो जाता है। वो इविल एनर्जी उसकी बॉडी को छोड़ देती है। और यहाँ जैसे ही ज़ियाओ फैन को वो देखता है ना, तो कहने लगता है कि वाइस लीडर, पर इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, इतना ज्यादा लिटरली वो एग्जॉस्ट हो चुका था कि ऑन द स्पॉट अनकॉन्शियस हो जाता है। और धीरे धीरे वो होश में आने की कोशिश करता है। तभी ज़ियाओ फैन उसके पास जाकर पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ किसने किया, ये सब कैसे हुआ? अब तभी वो बताने लगता है कि मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं आपको देख पाऊंगा। उस दिन जब मैं उस फिशमैन को ट्रैक कर रहा था ना, तो मैं चलते चलते यहाँ इस 100,000 माउंटेन्स के अंदर आके फंस गया। ये जगह इतनी ज्यादा खतरनाक है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे टाइप के स्ट्रेंज मॉन्स्टर्स और बीस्ट हैं, जैसे कि हमने आज तक कभी सेंट्रल लैंड में देखा तक नहीं। तब से लेकर आज तक मैं लड़ता रहा, मैंने अपनी पूरी जी जान लगा दिया, लेकिन कभी भी मैं यहाँ से बाहर निकल ही नहीं पाया, ना बाहर निकलने का मुझे कभी रास्ता मिला। यहाँ पर तभी हम देख पाते कि अपनी बुद्धिस्ट पावर का यूज करते हुए वो उसे धीरे धीरे नरिश कर रहा था, जिसके चलते उसे बोलने में सहायता मिलती है और जितनी भी इविल एनर्जी थी उसके अंदर से उसे भी वो रिफाइन कर रहा था। अब यहाँ पे वो आगे बताता है कि पर एक दिन मुझे माउंटेन के टॉप पर ना ब्लड मून रोजेस मिले, और वहीं पर टॉप से मुझे नजर आया कि जो पूरी की पूरी जो द्वेष की एनर्जी है ना, जो मैलिस है, उसने पूरी तरीके से इस माउंटेन और इसके आसपास की सराउंडिंग को कवर करके रखा है। कैसी नेगेटिव एनर्जी जिसने कि मुझे तक इम्पैक्ट कर दिया, मैं भी उससे इन्फेक्टेड हो गया और मेरे अंदर भी द्वेष की भावना आ गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे अंदर कोई जान है ही नहीं, ना कोई फीलिंग्स है, मुझे बस जो भी दिखता मैं उसके ऊपर हमला करने लगता। मेरा माइंड पूरी तरीके से करप्ट हो चुका था और शायद अनजाने में मैंने आपके ऊपर भी हमला किया होगा। अब यहाँ पे हम देख पाते हैं कि जब ये सारी बातें जिन सुनती है ना, तो वो कुछ कुछ चीजें ना रिकॉल करने लगती है, उसे समझ आ रही थी। अब तभी यहाँ पे वो बंदा कहने लगता है कि वैसे वाइस लीडर आपने बताया नहीं, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बाकी सारे लोग कहाँ हैं? यान हुआई और जो मेरे दोस्त वो लोग कहाँ हैं? वो नहीं आए आपके साथ? यहाँ पे ज़ियाओ फैन जैसे यान हुआई का नाम सुनता है ना, उसे थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं करता। लेकिन उसकी जो चेहरे का एक्सप्रेशन है, हल्का सा उसे देखते साथ ही बंदा समझ जाता है कि आखिर उसके दोस्तों के साथ क्या हुआ है। तो वो पूछने लगता है कि कैसे, बताइए कैसे हो सकता है? लेकिन तभी वो कहने लगता है कि मैं इसीलिए तो यहाँ पे आया हूँ ताकि इस कैटास्ट्रॉफी के पीछे जो असली कल्प्रिट है मैं उसे पकड़ पाऊँ, उसके बाद उसके किए की सजा मैं उसे दूं। अब यहाँ पे वो ये सारी बातें कहकर ना उसे शांत कराता है। तभी वो कहने लगता है कि वाइस लीडर प्लीज आप मुझे यहीं पे छोड़ दीजिए, मैं एक बर्डन हूँ, मैं बस आपके रास्ते में आऊंगा, आप आगे बढ़िए। लेकिन हाँ, अगर आपके पास वाकई में वक्त हो ना, तो प्लीज एक बार मेरे लिए शाओ माउंटो में जरूर जाना, वहाँ पे कुछ है जिसे कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए एक बार चेक करो। यहाँ पे ज़ियाओ फैन अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और अपनी पावर के जरिए से एक रे को फॉर्म करता है और कहने लगता है कि ये फॉर्मेशन तुम्हारी ऑरा को पूरी तरीके से सील कर देगा और जब तक हम लौट के नहीं आते तब तक ये तुम्हें सुरक्षित भी रखेगा। बस ख्याल रहे कि तुम इसके अंदर जब तक हो तब तक तुम्हें कोई भी स्पेल को कास्ट नहीं
करना है, वरना इसका पूरा का पूरा असर बेअसर हो जाएगा, फिर तो तुम एक्सपोज भी हो जाओगे। चिंता मत करो, जैसे मेरा काम खत्म होगा, जब मैं लौटूंगा तो मैं तुम्हें यहाँ से लेके ही जाऊंगा, जिसके बाद तुम खुद चले जाना उस जगह पर जहाँ पर जाने की तुम बात कर रहे थे। ये कहते हुए वो उस फॉर्मेशन को फाइनली कास्ट कर देता है और अब सीधा उस डीमन सीलिंग केव के बिल्कुल टॉप के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर फाइनली हमें वही जायंट सा स्लिंग लॉन्ग का स्टैचू नजर आता है, जिसे कि हमने सीजन 3 और सीजन 4 के स्टार्टिंग में देखा है और जिसके पीछे सारी कहानी चलती आ रही है। और गाइस, बस इसी सीन के साथ हमारा आज का ये ब्रेकडाउन वीडियो यहीं पे एंड होता है। और वीडियो तुम्हें कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और हाँ, नेक्स्ट पार्ट के लिए तुम कितने ज्यादा एक्साइटेड हो इसके बारे में भी जरूर बताना। और सीरीज तुम्हें अब तक कैसी लगती आ रही है, स्पेशली लास्ट सीजन है यार, तो जी भर के अपना प्यार जरूर दिखाना, कंजूसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी गाइस, एनिमेशन वाइज अगर मैं बात करूँ तो वैसा तो ठीक ही लगी अब तक, लेकिन जहाँ तक लीक्स का सवाल है ना, तो कहा यह जा रहा है कि जो एपिक बैटल होने वाली है ना सीजन 4 में, भाई उसकी एनिमेशन में क्या बवाल काम किया गया है। लिटरली यहाँ पे बताया यह जा रहा है कि जितना अब तक के बाकी के 3 सीजन के एनिमेशन में काम किया गया है, लिटरली उससे भी बेहतरीन काम सिर्फ उस पर्टिकुलर एपिसोड में किया गया है। बाकी गाइस, सीरीज की ओपनिंग तुम्हें कैसी लगी उसके बारे में भी जरूर बताना। और हाँ, अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। तो मिलती हूँ मैं तुमसे नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।